हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 17 हमारे AWS क्लाउड की सीरीज़ का। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूट के बारे में पढ़ा था, जिसमें EC2 के जो और एडवांस फंक्शंस वगैरह हैं और जैसे प्लेसमेंट ग्रुप्स वगैरह हैं उसके बारे में हमने पढ़ाई किया था। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आगे और जैसे इलास्टिक बिन स्टॉक है या लैम्डा है, वो सब हम कैसे उस पर हम काम करेंगे। तो जैसे एक डेवलपर की बात करते हैं, डेवलपर जो होता है आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा ना उनको लेस नॉलेज होता है सर्वर्स वगैरह में, और वो जैसे कि कोई भी इंस्टेंस है, सिक्योरिटी ग्रुप्स है, लोड बैलेंसर्स हैं, डेटाबेसेस के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब करने से बचते हैं। तो उनके लिए AWS क्या देता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे मैं बात कर रहा था ऑल थिंग्स की कि क्या क्या चीज़ चाहिए होता है हमारे को, तो ये हमारा एक यूज़र है, ये HTTP रिक्वेस्ट करता है लोड बैलेंसर के थ्रू आपके EC2 इंस्टेंसेस को, जो कि होता है एक टारगेट ग्रुप में, जो कि लोड बैलेंसर का ही टारगेट ग्रुप होता है। इसके अलावा हम डेटाबेस भी मान के चलते हैं, डेटाबेस भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो डेटाबेस के थ्रू हम जो भी डेटा है हमारा उसको हम वहाँ पे स्टोर करते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका डेवलपर कहता है कि मुझे सिर्फ कोड राइट करना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है नहीं आता बिल्कुल, या सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह नहीं आता, तो वो कैसे उसको सॉल्व करता है AWS थ्रू इलास्टिक बिन स्टॉक। तो आज हम वो जानेंगे। थोड़ा हमारे को कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में। तो ये तीन ऑलमोस्ट और भी होते हैं, बट ये जो तीन है ना, ये मोस्ट फेमस है। यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहने का मतलब आपको कोई सर्विस दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब आप ना कोई सर्विस आप रेंट कर रहे हो या बाय कर रहे हो एज अ सर्विस। ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो जो सर्विस है या जो आपका प्रोवाइडर है वो अगर आपको एक नेटवर्किंग देता है, स्टोरेज का भी फैसिलिटी देता है, प्लस सर्वर्स भी देता है, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन भी देता है, तो ये आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडलवेयर जो होता है, रन टाइम जो होता है आपका, फिर डेटा जो है और एप्लीकेशन है, ये जो काम है ना, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसे पहले AWS का क्लाउड नहीं हुआ करता था, तो उससे पहले हम रेंट करते थे सर्वर्स को। तो कोई प्रोवाइडर है, आपको US का कोई डेटा सेंटर है, वहाँ से आपको एक सर्वर रेंट कर देता था। वहाँ पे वो ऑलरेडी ये जो नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन है वो करके रखता था। वो आपको RDP का या लिनक्स के SSH का एक एक्सेस दे देता था, जहाँ से आप क्या करते थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, उसके ऊपर आप अपना अपाचे या जो वेब सर्वर्स आपको चाहिए मिडलवेयर के रूप में, फिर कौन सा लैंग्वेज में वो चले, PHP में चले या पाइथन का रन टाइम हो, वहाँ पे वो आप डिसाइड करते थे। फिर आप अपना डेटा डालते थे, जैसे कि कोई CMS वगैरह है, वो इंस्टॉल करने के बाद आपने उसमें डेटा कस्टमाइज़ कर दिया और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, और उसके थ्रू आप अपना पूरा स्टैक चलाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको एज अ सर्विस मिल रहा है, जिसको आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगा। तो AWS में भी ऐसे कुछ है। यहाँ पे ये जो लेयर्स है या ये जो टेक्नोलॉजीज है, इसको आपका AWS मैनेज करता है, और आपको जो मैनेज करना होता है वो है ये सब। ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकंड देखते हैं, सेकंड कॉलम में यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और पास भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर और रन टाइम, ये भी जो मेंटेन करे, मतलब ऐसा सर्विस दे जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो डाल के दें, जो मिडलवेयर है, अपाचे है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या जो इन्वायरमेंट है या रन टाइम है, वो भी वो मैनेज करे, उसको हम कहेंगे प्लेटफॉर्म। ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, मतलब हार्डवेयर आपको दे रहा है।
यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर भी दे रहा है, मतलब एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, कह रहा है कि हमारा एक PHP का इन्वायरमेंट है, इस पर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लो। तो एप्लीकेशन और डेटा का जो काम है ना, ये करेगा जो यूज़र है वो, बाकी सब काम जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करेगा। तो इसी को हम कहेंगे कि ये जो पार्ट है इसको AWS मैनेज करेगा, और ये जो पार्ट सिर्फ दो जो आपके ये लेयर्स हैं इसको आप मैनेज करोगे। तो इसको हम कहेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं, एक और आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहाँ पे नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, OS, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा और एप्लीकेशन सब के सब आपका जो प्रोवाइडर है वो मैनेज करता हो। आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है और आपको वहाँ पे डायरेक्ट काम स्टार्ट कर देना है। मतलब आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही दे दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि सर्विस नाउ है। सर्विस नाउ एक काफ़ी अच्छा ITSM टूल है। तो वहाँ पे आपको बस अपना लॉगिन बनाना है, और लॉगिन बनाने के बाद आप वहाँ पे अपना जो भी IT से रिलेटेड जो भी काम है, टिकटिंग है या काफ़ी सारे उसके अंदर काम होते हैं, वो सब काम आप कर सकते हो। जैसे सेल्स फोर्स है आपका, वहाँ पे भी ऐसे करते हैं, मार्केटिंग के काम आता है वो। कई सारे टिकटिंग टूल हैं आपके, इवन कई सारे AI के जो इमेज जनरेटिव टूल है, कैनवा है आपका। आप ऐसा कह सकते हो जो वीडियो जो AI के थ्रू हम वीडियो बनाते हैं, तो वो सब आप ये कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। मतलब किसी कंपनी ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको खुद ही होस्ट किया है, बस आपको ये कह रहा है कि आप लॉगिन करो, काम स्टार्ट करो, तो उसको कहेंगे SaaS। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा तीनों कंसेप्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे इलास्टिक बिनस्टॉक की। ये क्या यहाँ पे फिट होता है। देखो, इलास्टिक बिनस्टॉक में जैसे हमारा जो डेवलपर का आस्क था कि भाई मुझे ना तो मुझे रन टाइम डालने आता, ना मुझे मिडलवेयर अपाचे कॉन्फ़िगरेशन करने आता, ना मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने आता, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्क तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। अब बताओ मेरे लिए AWS में क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा इलास्टिक बिनस्टॉक। वो क्या करता है, आपको ये जो लेयर है ना पूरा रन टाइम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो खुद करके दे देंगे, और आपको बस अपना एप्लीकेशन और डेटा डालना है। सिर्फ वो प्रोग्राम जो आपका डेवलपर है वो सिर्फ अपना प्रोग्राम या कोडिंग ही करेगा, उसका काम कोडिंग करना है। पहले से इसको जैसे अब अगर वो डेवलपमेंट जो कर रहा है वो Node.js पे कोई एप्लीकेशन बना रहा है, ठीक है, तो वैसा इन्वायरमेंट उसको वहाँ पे अपने आप मिल जाएगा। 1-2-3 बटन दबाओ, उतने में मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आप डायरेक्ट कोडिंग कर लो, या अपने जो कोड आपने पहले से लिख रखा है उसको अपलोड कर दो, आपका सिस्टम चलना स्टार्ट। तो यही चीज़ इलास्टिक बिनस्टॉक करता है। थोड़ा इसको देखते हैं। ये जो मैं जो बात कर रहा था लेयर्स की, और जो AWS इलास्टिक बिनस्टॉक की, ये क्या है, PaaS सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हैंडल बाई प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंसेस, लोड बैलेंसर्स, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, डेटाबेस एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। ये कैसे काम करता है, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू काम करता है। अब जो इलास्टिक बिनस्टॉक है वो भी तो कुछ ना कुछ बैकएंड में ऑटोमेशन का कुछ यूज़ करता होगा, तो वो जो टूल है वो है क्लाउड फॉर्मेशन। स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, आप जैसे यहाँ से इनिशिएट करते हैं वो चलने लग जाता है। मॉनिटरिंग जो है वो आपको एक कंसोल से मिल जाएगा, और ये कई सारे आपके प्लेटफॉर्म है इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नोड है, PHP है, जावा के इन्वायरमेंट है, पाइथन है, गो लैंग्वेज है, .NET, रूबी, डॉकर एक्सेट्रा, कई सारे चीज़ें ये आपको करके देता है। इसका हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे ये इलास्टिक बिनस्टॉक काम करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे AWS के कंसोल की तरफ, और वहाँ पे समझेंगे कि इलास्टिक बिनस्टॉक दिखता कैसे है और काम कैसे करता है। तो मुझे सर्च में ये लिखना होगा इलास्टिक, या मैं बिनस्टॉक भी लिख दूँ तभी से आपको दिख जाएगा बिनस्टॉक। तो ये रहा मेरा इलास्टिक बिनस्टॉक। ये कह रहा है कि रन एंड मैनेज वेब एप्स। टॉप फीचर्स इसके एप्लीकेशंस और इन्वायरमेंट्स हैं, ये देखेंगे। फिलहाल इलास्टिक बिनस्टॉक के ऊपर चलते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करता है। ये कुछ कह रहा है कि एंड टू एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए काम आता है। गेट स्टार्टेड में कुछ बता रहा है, सिंपली अपलोड योर कोड टू इंस्टॉल इलास्टिक बिनस्टॉक, ऑटोमेटिकली हैंडल्स द डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कैपेसिटी प्रोविजनिंग है, लोड बैलेंसिंग है, ये सबको ऑटोमेटिक कर देगा। मतलब ये जैसे कि अगर मैं इसी चीज़ को मैं ऑटोमेशन अगर करूँ तो मुझे काफ़ी सारे कोड लिखने पड़ेंगे, या तो क्लाउड फॉर्मेशन में लिखना पड़ेगा, टेराफॉर्म में लिखना पड़ेगा, एनसाइबल हो सकता है, या किसी और जेंकिंस वगैरह में भी आप लिख सकते हो ये सब चीज़ें, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो एक डेवलपर है वो ये सब चीज़ नहीं कर पाता, बट आपको एक फैसिलिटी AWS दे रहा है ऑलरेडी, जिसमें वो कह रहा है कि आप मुझे ग्राफिकल बता दो कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, कैसा चाहिए,
मैं वैसा बना के आपको दे दूँगा। तो आइए समझते हैं इसको। इजीली डिप्लॉय योर वेब एप्लीकेशन इन मिनट्स। ठीक है, क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये बोल रहा है कि वेब सर्वर इन्वायरमेंट चाहिए, वर्कर इन्वायरमेंट चाहिए। अब दोनों को समझना पड़ेगा ये क्या कह रहा है। आपका कोई वेब एप्लीकेशन है या वेब एपीआई है जो कि HTTP रिक्वेस्ट को सर्व करता है, तो आप ये चूज़ कर लो। बाकी आपका कोई रन अ वर्कर एप्लीकेशन है दैट प्रोसेसेस लॉन्ग रनिंग वर्कलोड्स ऑन डिमांड और परफॉर्म टास्क ऑन अ स्केड्यूल। मतलब जो कोई आपका एप्लीकेशन है जो टाइम पे चलता है और कुछ चीज़ प्रोसेस करता है, तो आप वर्कर एनवायरनमेंट आप यूज़ कर सकते हो। मतलब दो फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है। फिलहाल मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरा वेब सर्वर बनाने का ओवरहेड है वो मैं ना करूँ, मैं सिर्फ अपना कोड को, बस मेरे पास चलता हुआ कोड है। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में एक बढ़िया कोड बना रखा है मैंने, मान के चलो पाइथन में या PHP में बना रखा है, मेरे पास कोड है। मैं चाहता हूँ कि भाई उसको अपलोड करूँ और चलाना वो डायरेक्ट चल जाए, वो मुझे कुछ भी ना करना पड़े उसके अलावा। ठीक है, समझते हैं उसको। यहाँ पे एप्लीकेशन नाम डाल देता हूँ मैं, माई फर्स्ट ऐप ऐसे लिख देता हूँ। एप्लीकेशन टैग्स के अंदर आप जैसे जो एप्लीकेशन है इसका जो टैग है आप वो बना सकते हो चाहो तो। बाकी मैं इसको स्किप करता हूँ। इन्वायरमेंट का नेम ये कुछ माई फर्स्ट ऐप माइनस इन्वायरमेंट, मतलब जो मैंने ऊपर लिखा ना उसके आगे ENV लिख दिया, कुछ होगा इन्वायरमेंट। अगर मैं PHP का इन्वायरमेंट बना रहा हूँ तो उस टाइप के इन्वायरमेंट वगैरह के लिए होगा। एक डोमेन नेम बोल रहा है यहाँ पे, चेक अवेलेबिलिटी बोल रहा है, तो ये मान के चलो कि ये तो AWS का खुद का उसका डोमेन है। बट क्या मैं इस पर अपना खुद का डोमेन यूज़ कर सकता हूँ, ये सोचने लायक होगा। फिर करता हूँ मैं टेस्ट वेब ऐप, ऐसा कुछ लिखता हूँ। देखिए चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा, अगर ये अवेलेबल होगा तो ये अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि ये मेरा URL बन जाएगा। इसको अगर मैं खोलूँगा, जब ये बन जाए तो ये इस URL से खुलना चाहिए। फ़िलहाल मैं भी देख लेता हूँ, अभी तो नहीं खुलना चाहिए इसको। ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, देखिए अभी बिल्कुल नहीं खुल रहा है ये। बाकी इन्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। एक प्लेटफॉर्म का यहाँ पर और ऑप्शंस दे रहा है, मैनेज प्लेटफॉर्म है, एक कस्टम प्लेटफॉर्म है, इसको समझेंगे। फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि मुझे .NET कोर लाइनक्स पे चाहिए या विंडोज़ पे चाहिए, डॉकर है, गो है, जावा है, Node.js, PHP, पाइथन, रूबी, टॉमकैट, काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा है ये। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एक बार .NET कोर ऑन लाइनक्स पे बना के देखते हैं। ये हमने कभी बनाया नहीं है तो समझते हैं इसको कि क्या करेगा ये। तो देखो लाइनक्स का एक सिस्टम होगा, उस पर .NET का, आजकल .NET लाइनक्स पे भी चलता है, तो इन्वायरमेंट बना देगा वो। और कोई भी एप्लीकेशन है जो .NET पे चलता हो रन टाइम पे, वो चलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि .NET 8 रनिंग ऑन 64-bit अमेजोन लाइनक्स। ठीक है, इसको थोड़ा हम पीछे जाके भी देख सकते हैं, ये .NET 6 भी चलता है इसके अंदर, और भी कई सारे। मैं लेटेस्ट पे ही जाता हूँ, लेटेस्ट में देखते हैं क्या कर सकता है ये। प्लेटफॉर्म वर्जन है 3.7, एक यही दिखाई दे रहा है मुझे। सैम्पल ऐप है एक, मुझे अपलोड योर कोड मिल रहा है। तो यहाँ मुझे समझ आ रहा है कि मैं कुछ यहाँ पे वर्जन लेवल डाल दूंगा कि कौन सा वर्जन है। जैसे मैं लिख दूंगा मेरा जो वर्जन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 1.3 चल रहा है मान के चलो, तो लिख दूंगा V1.3। नेक्स्ट जो मैं फिर कोड मॉडिफाई करूँगा उसके लिख दूंगा V1.4, 1.5, 1.6। तो ऐसे मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा। सोर्स कोड कहाँ मिलेगा मुझे? लोकल फाइल से मिलेगा। अब फ़िलहाल तो मैं V1.0 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ये बोल रहा है सोर्स कोड जो है मैक्सिमम 500 MB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोकल फाइल कहने का मतलब मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो ब्राउज़ करके मैं कोड को ब्राउज़ कर सकता हूँ। एक और ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, पब्लिक S3 URL। अब S3 का बकेट है, वहाँ पे आप अपना जो कोड है उसको वहाँ पे अपलोड कर दो, या कुछ ऐसा सिस्टम बना दो कि मतलब एक फ्लो आप बना सकते हो कि आपके पास लोकल में आप उसको डेवलप करो और S3 बकेट में उसको अपलोड करते जाओ जो भी है। या कुछ वर्जनिंग टूल से आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आपके कोड है, जैसे आपने कोड को लोकली आपने टेस्ट कर लिया, अच्छे से चला लिया, आपको नया अपडेट करना है, तो आप वैसे सिचुएशन में S3 बकेट पे उसको अपलोड कर दिया। S3 बकेट में वो बिल्कुल लेटेस्ट जो भी आपका चेंजेस है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, और जैसे इसको आप चलाएं वो S3 बकेट यहाँ से उठा लें। एक तो ये तरीका है। एक लोकल फाइल है, मैनुअली भी आप कर सकते हो। बाकी S3 बकेट में वर्जनिंग आपको वहीं पे मिल जाता है, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा रहेगा ये सिक्योरिटी के लिए भी और सेंट्रलाइज करने के लिए भी। बाकी मैं अभी फ़िलहाल ये सब कुछ नहीं करता, मेरे पास कोई कोड तो है नहीं, तो मैं भी सैम्पल ऐप कुछ बोल रहा है ये, सैम्पल ऐप .NET का कोई सैम्पल ऐप बना के देता है कि नहीं ये देखते हैं। प्रीसेट है, प्रीसेट के अंदर क्या क्या दे रहा है ये बोल रहा है सिंगल इंस्टेंस फ्री टियर एलिजिबल। हाँ, अगर आपके पास फ्री टियर का एलिजिबिलिटी है तो अगर ये सिंगल इंस्टेंस पे जाते हैं तो आपको ये बना के एक मतलब एक छोटा सा इंस्टेंस बना देगा। मैं आई थिंक T2 माइक्रो या स्मॉल बना के एक दे देगा, उसके अंदर इंस्टॉल करके दे देगा आपको।
ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। सिंगल इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस, तो वही स्पॉट इंस्टेंस भी यहाँ पे दिखा रहा है, जो AWS के कोटे से जो बच जाता है ना, ये वही इंस्टेंसेस हैं। स्पॉट इंस्टेंस से बहुत कम पैसे लगते हैं। एक HA अवेलेबल के साथ बता रहा है ये मतलब आई थिंक ये 1-2 सर्वर या एक्स्ट्रा सर्वर्स बनाएगा AZ के साथ। एक और है हाई अवेलेबिलिटी यूजिंग स्पॉट एंड ऑन डिमांड, मतलब इसको मिक्स में बनाएगा। एक को तो ऑन डिमांड में बनाएगा, जिसको जो मतलब इंस्टेंस से कभी बंद नहीं होगा। एक बनाएगा स्पॉट में, बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो स्टॉक वो जो अपना इंस्टेंस है वो कम हो जाए, ऐसा कुछ। एक और है यहाँ पे कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये समझना पड़ेगा कस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है, ये हम करेंगे और ये समझेंगे। फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि सिंगल इंस्टेंस में बना के एक बार कुछ तो दिखाओ, या मैं करता हूँ क्लिक नेक्स्ट पे। ये कुछ कह रहा है मुझे कि क्रिएट अ न्यू सर्विस रोल यूज़ ऑन एग्जिस्टिंग सर्विस रोल। अब सर्विस रोल देखते हैं यहाँ पे, ये सर्विस रोल तो बना हुआ है कोई, लेकिन किसी और चीज़ का है सर्विस रोल। ये बोल रहा है आई एम रोल्स एज्यूम्ड बाई इलास्टिक बीन स्टॉक एज अ सर्विस रोल। हाँ मतलब वही है, ये अपना जो EC2 में भी हम सर्विस रोल बनाते हैं ना, जो IAM के रोल्स बनाते हैं। तो जैसे अब ये आपका जो बिन स्टॉक है क्या करेगा, कोई ना कोई इसको परमिशन चाहिए होगा ना, तो वो रोल यूज़ करेगा, अपने आप एक रोल बना लेगा और रोल के थ्रू वो जो भी उसके पीछे वेब सर्वर बनाना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना वो करेगा। तो उसके लिए इसको चाहिए एक परमिशन मिलेगा इसको IAM के रोल से। तो इतना मुझे समझ आ रहा है। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ क्रिएट तो नहीं किया, आप मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं, बट इतना भी ओवरहेड अभी हमें लेना नहीं है। एज अ डेवलपर हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ मुझे ऑटोमेटिक करके बना दो, बस मुझे तो कोड करना है। ये अपना एक डिफ़ॉल्ट एक नाम डाल दिया, इस नाम को आप चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे आपको इसको आइडेंटिफाई करना है वैसे। की पेयर तो मैंने बना के रखा था, मैं वो चूज़ कर सकता हूँ, चाहो तो आप नया भी बना सकते हो। एक यहाँ कह रहा है EC2 का इंस्टेंस प्रोफाइल व्यू परमिशन डिटेल, ये आपके परमिशन डिटेल है। यहाँ पे समझते हैं, ये जो हमारा JSON है यहाँ पे कुछ वर्जन वगैरह लिखा है, बकेट का एक्सेस बता रहा है ये। तो होगा क्या, ये एक्चुअल में बैकएंड में क्या करेगा ना, ये कोई S3 बकेट होगा, बकेट के अंदर वो अपने जो भी फाइल्स वगैरह होगा, जो मतलब सॉफ्टवेयर या फिर जो आप कोड अपलोड करोगे या सैम्पल एप्लीकेशन डालेगा, वो इसके लिए एक S3 बकेट बना देगा। और एक यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इफेक्ट है, अलाउ बोल रहा है, किसको बोल रहा है, बिन स्टॉक को बोल रहा है। जो भी परमिशन है इलास्टिक बिन स्टॉक के आगे जो भी नाम हो वो इसको जो S3 का जो रिसोर्स है इसको मिल जाए, एक्सरे का एक्सेस मिल जाए, इसके लिए बोल रहा है ये। एक बोल रहा है क्लाउड वॉच के लॉग्स के लिए बोल रहा है, उसके एक्सेस के लिए बोल रहा है कि उसमें पुट कर दो, उसमें डाल दो, डालने का उसको परमिशन दे दो, क्रिएट करने का दे दो, डिस्क्राइब करने का दे दो, ठीक है। इसका भी इफेक्ट अलाउ है। और ये लॉग ग्रुप है, कुछ लिखा हुआ है रिसोर्स के कि इसमें आपको इसको अलाउ करना है। इलास्टिक बिन स्टॉक का हेल्थ एक्सेस जो है इसके ऊपर भी पुट इंस्टेंट स्टैटिक्स भी दे रखा है, इसको अलाउ कर रखा है एप्लीकेशन और स्लैश इन्वायरमेंट के ऊपर। वर्कर टीयर के लिए ये कुछ बना रखा है, ये वर्कर टीयर है, इसमें भी काफ़ी सारे परमिशंस वगैरह है। AWS इलास्टिक बिन स्टॉक मल्टी कंटेनर डॉकर के लिए। अच्छा, तो ये सैम्पल आपको आई थिंक दे रहा है ये, फॉलोइंग ट्रस्टेड एंटिटीज़ एंड मैनेज पॉलिसीज बाय अटैच, ठीक है। तो आप IAM कंसोल पे जाके ना एक नया इंस्टेंस प्रोफाइल आप बना सकते हो। फिलहाल देखते हैं, इतना तो आपके डेवलपर को शायद ना आए। अब यहाँ पे इसको डालना कितना ज़रूरी है ये मुझे पता नहीं है। फ़िलहाल करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर ये मांगेगा तो बनाना पड़ेगा, बाकी ये आई थिंक ये नहीं मांगेगा, ठीक है। VPC बोल रहा है, तो VPC तो हम चाहे तो कस्टमाइज़ में जो था वहाँ पे बना सकते हैं। बाकी देखो जो डेवलपर होता है वो तो डिफ़ॉल्ट वाला VPC में ही बनाएगा, बाकी हम चलो ठीक है इस पर हम बना देते हैं। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वाला भी चूज़ करता हूँ ना तो वो भी ऐसे कुछ ऑप्शंस देगा, बाकी ठीक है मैं अपने VPC में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कह रहा है, पब्लिक IP एड्रेस, हाँ पब्लिक IP एड्रेस तो चाहिए होगा ना, तभी तो अब मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा, ये जो URL है इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि AZ कौन सा चाहिए, तो ये मेरा वेब सर्वर होगा तो इसको प्राइवेट में तो डाल नहीं सकते, ये तो RDS के सबनेट्स हैं, पब्लिक में डाल देते हैं, पब्लिक 02 में, आई थिंक 1B में, US ईस्ट 1B। डेटाबेस आपको चाहिए, ये पूरा डेटाबेस भी, अगर देखो आपका कोई एप्लीकेशन है डेटाबेस चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का सबनेट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है।
और डेटाबेस को यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। ये इनेबल करूँगा मैं डेटाबेस, स्नैपशॉट्स चाहिए, इंजन वर्जन चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको डेटाबेस भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। MySQL, पोस्टग्रेस, SQL का है, वेब एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है, ठीक है। तो कई सारे आपको मिल जाएगा इसके अंदर। स्टोरेज कितना चाहिए, उसका यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड, मतलब एक ही विंडो से मैं अपना डेटाबेस, वेब सर्वर्स वगैरह सब चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं डेटाबेस को नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ कोड चल जाए। और इस पे मैंने ना डेटाबेस का सबनेट है, आई थिंक मैं देने की ज़रूरत नहीं जब मैंने डेटाबेस को बनाया नहीं है, बट कोशिश करते हैं आगे और क्या करेगा। जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल की तरह मैं लेके चलता हूँ इसको। जो पब्लिक सबनेट है मेरा 52 से ऊपर था, और 50 से नीचे जितने भी थे मेरे प्राइवेट सबनेट थे। तो ऑब्वियसली बात है डेटाबेस हमारे प्राइवेट सबनेट में ही होता है। बाकी यहाँ पे मैं डेटाबेस तो कुछ कर नहीं रहा, बाकी करता तो यहाँ पे डेटाबेस आपको दिखाई दे जाता। टैग डालना है, आप टैग डाल सकते हो, टैग बहुत काम का चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या कहता है ये। रूट वॉल्यूम बूट डिवाइस, रूट वॉल्यूम आपका कैसे होगा, कैसे चलेगा। कंटेनर डिफ़ॉल्ट होगा, मैग्नेटिक होगा, SSD होगा। ये कंटेनर बोल रहा है डिफ़ॉल्ट, ठीक है डिफ़ॉल्ट कर दो, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। तो IOPS है, इसका थ्रूपुट कितना होगा, मॉनिटरिंग का इंटरवल कितना होगा, 15 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, EC2 का सिक्योरिटी ग्रुप बता दो बोल रहा है। ये सिक्योरिटी ग्रुप किस चीज़ का बता दूँ मैं, WebSG ये था हमारे पास, जिसमें आपके जो वेब पोर्ट्स थे HTTP, HTTPS वो सब खुले थे, तो मैं यही चूज़ करने की कोशिश करता हूँ। स्केलिंग के लिए बोल रहा है, मतलब ये ऑटो स्केलिंग भी अपने आप कर रहा है। जो चीज़ हम मैनुअली करते थे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप और स्केल भी कर देगा। सिंगल इंस्टेंस बोल रहा है, लोड बैलेंस वाला बोल रहा है ये। जैसे ही मैं लोड बैलेंस करता हूँ, देखिए मिनिमम इंस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँ तो 1 और 4 के बीच में आपके बनेंगे, ठीक है। इंस्टेंस आपको कैसे चाहिए, परचेज ऑप्शंस चाहिए, इंस्टेंसेस जो चाहिए वो, या ऑन डिमांड चाहिए, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम आपके स्पॉट प्राइसेस, देखो अभी हमने जो चूज़ किया था बैग अभी पीछे, वो हमने चूज़ किया था कि एक मिक्स्ड होगा जो आपके ऑन डिमांड होगा, और एक जो होगा हमारा स्पॉट वाला होगा, ठीक है। तो एक अगर ऑन डिमांड होता है, मान के चलो एक ऑन डिमांड होता है हमारा, बाकी सब स्पॉट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं इसको करता हूँ द मिनिमम नंबर ऑफ ऑन डिमांड इंस्टेंसेस कितने होने चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्पॉट कभी भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 1 या 2 आपको, देखो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि 4 इंस्टेंस जो होते हैं आपके वो काफ़ी है आपके एप्लीकेशन के लिए, तो उसके ऊपर आप स्पॉट जो है 10 लगा सकते हो। जब भी अगर हाई ट्रैफिक आया या लोड आया तो वो 10 जो इंस्टेंस है स्पॉट वाले, उससे वो काम चला लेगा। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं 1 लेता हूँ, ऑन डिमांड अबव बेस। ये क्या चीज़ है, परसेंटेज पूछ रहा है ये। ऑन डिमांड इंस्टेंस का एज पार्ट ऑफ एनी एडिशनल कैपेसिटी दैट यू ऑटो स्केलिंग, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कि 40% इसको दे दो। टर्न ऑन कैपेसिटी रीबैलेंसिंग, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखा है। रीबैलेंस करने के भी ये काम है, इसको आप ऑन कर सकते हो चाहो तो, ये अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी आपका क्या होना चाहिए, आर्म बेस्ड होना चाहिए x86, तो मैं फ़िलहाल x86 पे ही जाता हूँ। इंस्टेंस टाइप भी आप यहाँ पे दे सकते हो कि मेरा जो इंस्टेंस है वो स्पेसिफिक टाइप का हो। T3 माइक्रो नहीं चलेगा, T3 स्मॉल नहीं चलेगा, मुझे चाहिए स्पेसिफिक कुछ और दूसरा वाला। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं T3 पे देखूँ, मैं लार्ज से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं कुछ सोच के मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आपका जो इंस्टेंस है, मिनिमम जो एक इंस्टेंस है, क्या आपके एप्लीकेशन को हैंडल कर सकता है, इसके ऊपर देखो। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि अगर T3 स्मॉल तक आपका सपोर्ट कर रहा है, या फ्री टियर वाला कोई भी आपका जो इंस्टेंस है वो आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये सोचो कि जब आपका एप्लीकेशन यूज़ में नहीं है या बिल्कुल उसमें लोड नहीं है, और जो आपका जो इंस्टेंस है ऑलरेडी फ्री टियर में है, तो फ्री टियर के तो पैसे लगते नहीं है। तो आप ये सोचो कि जब आपका एप्लीकेशन जो है या लोड या नहीं चल रहा हो, या लोड बिल्कुल ना हो, और उस टाइम पे आपका फ्री टियर वाला इंस्टेंस चलेगा, तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम के दौरान मान के चलो 24 घंटे में से मान के चलो कि आपका 8 घंटे आपका एप्लीकेशन बिल्कुल आइडल पड़ा रहता है, चलता ही नहीं है, तो 8 घंटे का पैसे आराम से बचा रहे हो।
मतलब 8 घंटे आप फ्री में चलाओगे आपका जो एप्लीकेशन है वो। तो एक अच्छा सोच होता है ये कि छोटे इंस्टेंस में अगर आपका एप्लीकेशन चलता है ना, मिनिमम कहने का मतलब मिनिमम, ऐसा नहीं कि आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है उसको ज़्यादा रैम चाहिए और आप छोटा रैम वाला चलाओगे तो एप्लीकेशन नहीं चलेगा ना। तो आपको एक मिनिमम ये सोच के चलना चाहिए कि कम से कम वाला अगर इंस्टेंस रहेगा तो पैसे आपके काफ़ी बचेंगे। ये कब पैसे होगा, जब भाई लोड बढ़ेगा तो सेम मान के चलो कि T2 T3 स्मॉल और भी इंस्टेंस बनेंगे। अभी आपने 4 बोल रखा था, 10 आपने स्पॉट दे रखे थे तो 14 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ड्यूरिंग आपके जो भी लोड है उसी का पैसा आपको देना है, बाकी टाइम तो आपका फ्री टियर में चलेगा। तो एक अच्छा तरीका है इसको भी। EMI आप देखो, आप चाहते हो कोई शेयर ड्राइव है, आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, कई सारे एजेंट्स आते हैं, एंटीवायरस आते हैं, उसको आप जो EMI है उसमें पहले से आप डाल कर रखो, उसका गोल्डन इमेज बना लो और उसी को आप यहाँ पे यूज़ करो। तो क्या होगा, आपका कोड जो है डायरेक्टली मतलब चलेगा इसके अंदर, तो आपके EMI के ऊपर चलेगा। तो इसको मतलब कहने का मतलब है आप EMI को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने एक गोल्डन इमेज बनाया था और उसके थ्रू हमने एक जो FSX फाइल सिस्टम है उसको हमने माउंट कराया था, या जो NFS के थ्रू जो माउंट कराया था 3 सर्वर्स में। ये बिल्कुल वैसे कुछ काम करेगा। ईजी देख लेते हैं, ये एनी बोल रखा है, आप चाहो तो इसको अपने नेटवर्क के हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्केलिंग कूल डाउन का टाइम कम से कम 360 सेकंड्स का टाइम दो बोल रहा है ये। स्केलिंग का ट्रिगर नेटवर्क आउट के ऊपर होगा, CPU के ऊपर होगा या लेटेंसी के ऊपर होगा। ये बिल्कुल आपका, जैसे मान के चलो कि होता क्या है कि अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखो मोस्टली यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आउट बता रखा है ना कि ज़्यादा नेटवर्क, देखो ज़्यादा नेटवर्क कब आएगा, जब ट्रैफिक आएगा। तो ट्रैफिक के ऊपर भी तो आप करोगे। अगर आपको पता है कि आपका जो नेटवर्क है, जो स्टैटिक्स है, उसका जो एवरेज है, यूनिट बताया कि बाइट्स में होगा, 5 मिनट के अंतराल में होगा और ब्रीच होगा। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ कि जो एवरेज है, अगर वो 5 बार ब्रीच हो गया ड्यूरेशन, तो फिर वो क्या कर देगा, स्केल अप कर देगा। कितने में, ये देखिए 6 लाख, ऑलमोस्ट 6 लाख थ्रेशोल्ड है। 6 लाख से ज़्यादा आप कह लो कि रिक्वेस्ट आ रहा है आपका ट्रैफिक, ठीक है, तो स्केल अप कर देगा। स्केल डाउन कब करेगा, जब आपका आई थिंक ये 20 लाख हो गया ना, 20 लाख से नीचे, ये तो 60 लाख हो गया, ये 20 लाख से नीचे जैसे जाएगा स्केल डाउन कर दो, -1 कर दो या -2 कर दो, जो भी आप चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो। मतलब सब चीज़ एक जगह पे आपको दे रहा है। ऐसी लोड बैलेंसिंग का जो सेटिंग्स वगैरह था, ये हमने यहाँ पे देखा था। इसको लोड बैलेंसर के टाइप को देखा था कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है आपका OCI लेवल के, आई थिंक 7th उसमें चलता है ये। नेटवर्क का लोड बैलेंसिंग जो क्लासिक लोड बैलेंसर है वैसा भी आप कर सकते हो इसको चाहो तो, बट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ज़्यादा काम का है यहाँ पे। डेडिकेटेड होना चाहिए लोड बैलेंसर या शेयर्ड होना चाहिए, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। लिसनर्स आप डाल सकते हो, पोर्ट 80 पे ही चलता है, ठीक है। अगर आपको पोर्ट एक और लिसनर लगाना है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे HTTPS भी लगाना चाहता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह भी देना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट पड़ा है तो सर्टिफिकेट आपको पहले से डालना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे लिसनर भी बना सकते हो। प्रोसेसेस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये प्रोसेस है आपका। रूल्स आप कुछ बना सकते हो पहले से। होस्ट हेडर में जैसे होता है ना कि स्लैश के आगे अगर वो शॉप पे है तो शॉप वाले पेज पे चला जाए, स्लैश लॉगिन हो तो लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। तो ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं, इसको होस्ट हेडर कहते हैं। ये आप वेब सर्वर्स में, अगर आपने वेब सर्वर्स आपको अच्छे से पता है ना, तो उसमें आप ये सब चीज़ आप पढ़े होगे, या उसको हम कभी आगे को डिस्कस करेंगे। लॉग फाइल का एक्सेस, आप जितने भी लॉग्स हैं उसको इनेबल कर सकते हो। कहाँ पे आपको सेव करना है आप उसको भी बता सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करने वाला, नेक्स्ट पे जाऊँगा। देखते हैं यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता। ये आ गया। तो अभी हेल्थ का रिपोर्टिंग बोल रहा है, इन्हांस चाहिए, बेसिक चाहिए। फिलहाल मैं बेसिक कर देता हूँ, मेरे फालतू पैसे लगेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इन्हांस करके ना, जो कस्टम मैट्रिक्स है, ये देखो आप पूरा इसको सेलेक्ट करके ना, जो आपके सेंसर्स कह लो आप,
एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट 200 के रिक्वेस्ट कितने आए, 300 के कितने आए, 400 कितने आए हैं, 5xx और 500 जो होता है कि एप्लीकेशन आपका चलता नहीं है तो वो रिक्वेस्ट, कहने का मतलब है ये इन्हांस करने का मतलब ये होगा कि जो आपका जो वेब एप्लीकेशन बनेगा उस पर जो भी रिक्वेस्ट आएंगे ना उस पर भी आप मॉनिटरिंग लगा सकते हो। ये पूरा एक अच्छे से आपको देगा कि आपका जो एप्लीकेशन है किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। अगर 200 का सीरीज़ का अगर बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब उसके जो कोड है रेस्पॉन्स कोड 200 आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्टली आपका सर्विस चल रहा है, लेकिन 500 आएगा तो भी एरर है ना वो। तो इसलिए इसको मॉनिटरिंग के लिए इसको बनाया गया कि 200 जो रेस्पॉन्स कोड है उसको भी मॉनिटरिंग कर लो। और भी यहाँ पे कुछ है, लेटेंसी है, लेटेंसी परसेंटेज 50 हो या लेटेंसी परसेंटेज 75 हो। अगर मैं इसको चूज़ करूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जो लेटेंसी का परसेंटेज है, मतलब एक कस्टम मैट्रिक्स बना रखा है जिसको आप अपने जो सर्वर अभी जो आप बीनस्टॉक के थ्रू कुछ बनाने वाले हो उसमें वो इम्प्लीमेंट होगा और उसके थ्रू आप मॉनिटरिंग को और अच्छे से कर पाते हो। बेसिक मॉनिटरिंग में ना, अगर मैं बेसिक पे जाऊँ तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। उसको बस 2-3 चीज़ जो मैट्रिक्स है, CPU रैम वगैरह है और रीचेबिलिटी है कि नहीं है, बस वही सब आपको मॉनिटरिंग करके देगा। बाकी आपको इन्हांस मॉनिटरिंग करना है, आपके एप्लीकेशन का एक एक चीज़ को ट्रैक करना है ना, तो उसके लिए ये बहुत काम आएगा आपके। CPU आइडल कब होता है, वेट, IRQ, नाइस, सॉफ्ट IRQ, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है। आपको रूट फाइल सिस्टम का यूटिलिटी है, लोड एवरेज टाइम क्या है, इंस्टेंस का हेल्थ क्या है, CPU यूज़र को, काफ़ी सारी चीज़ आपको इसके अंदर मिलता है। आप इग्नोर करा सकते हो 4xx को, लोड बैलेंसर के 4xx को भी इग्नोर करा सकते हो। हेल्थ इवेंट स्ट्रीम को क्लाउड वॉच लॉग्स में डाल सकते हो। लॉग स्ट्रीमिंग एक्टिवेट करा सकते हो, क्लाउड वॉच के जो चार्जेस हैं वो आपको लगेगा। रिटेंशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि 7 दिन तक चाहिए, 1 महीने चाहिए कि 5 साल तक का डेटा चाहिए, वो आपके ऊपर है। मैनेज प्लेटफॉर्म अपडेट, कब कब अपडेट हो जाए वो यहाँ पे लिखना है। एक्टिवेट मैनेज प्लेटफॉर्म अपडेट्स टू अप्लाई प्लेटफॉर्म अपडेट्स ऑटोमेटिकली, मतलब जो कोई भी जैसे आपको जो बना रहे हो ना, जो प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो, जैसे अपडेट आया तो कब कब अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए। माइनर पैच पे करो या पैच ओनली पे करना है, या आप सेट कर सकते हो। मतलब वो ऑटोमेटिकली जो आपका एप्लीकेशन जो बन रहा है उसमें जो ऑटोमेटिक अपडेट्स आएंगे वो भी आप एक टाइम के हिसाब से आप कर सकते हो। चाहो तो आप डिसेबल करके रख सकते हो। होता ये है ना कई बार कि कोई नया अपडेट आता है और एप्लीकेशन ब्रेक हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप और भी तरीके हैं। आप 1 या 2 इन्वायरमेंट बना लो, एक में आप टेस्टिंग कर लो और दूसरे पे इसको आप कर लो। तो ये एक्टिवेट आप कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करता रहेगा। बाकी आप मैनुअल वे में भी जा सकते हो। इंस्टेंस का रिप्लेसमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम जो लॉयल्टी ग्रुप की बात कर रहे थे वैसे कुछ है। इसको अगर आप करते हो, इसको एक्टिवेट करते हो तो ये क्या करेगा, जब भी कोई अपडेट आएगा तो एक नया आपका पूरा रिप्लेस हो जाएगा। पूरा का पूरा आपका जो पुराने इंस्टेंस है सब रिप्लेस होकर नए बन जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ का नोटिफिकेशन ऑटो स्केलिंग में होता है ना, कि नोटिफिकेशन भी भेजता है कि आपका जो इंस्टेंस है वो बढ़ गया है, मैंने उसको ऑटो स्केल कर दिया है, मैंने उसको डाउन स्केल कर दिया है, मैंने उसको पूरा का पूरा नया रिप्लेस कर दिया। तो जितने भी आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के इवेंट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। रोलिंग अपडेट्स है, डिप्लॉयमेंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये काम करेगा। जैसे आप अपडेट कराते हो ना कोई भी चीज़ें, नया सोर्स कोड जैसे डालोगे तो किस तरीके से वो अपडेट करेगा। अभी थोड़ा हल्का सा ये एक्चुअल में डेवलपर के हिसाब से है। रोलिंग अपडेट क्या होता है, रोलिंग विथ एडिशनल बैच, इम्यूटेबल, ट्रैफिक स्प्लिटिंग। तो ये आपके डिप्लॉयमेंट करने का तरीका है कि एक बार में सबको कर दो अपडेट, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, एक बार में सबको अपडेट कर दो, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका है करने का। रोलिंग बोल रहा है, अब रोलिंग क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। एक के बाद एक को कर लो, पहले एक को कर लो, ठीक हो गया, दूसरा कर लो, दूसरा हो गया, तीसरा कर लो, ठीक है, ये हो गया रोलिंग। नेक्स्ट हो गया एडिशनल बैच, मतलब बैच बना लो आप। चलो ठीक है, आपके पास 14 सर्वर्स है तो 2-2 के बैच बना लो, 2 में पहले कर लो, फिर 2 में बात कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर लेना, ऐसा। इमिटेबल एक हो गया है, उसके बाद उसी को इमिटेट कर लो। ट्रैफिक बेस्ड कर लो भाई, जिसमें कम ट्रैफिक आ रहा है ट्रैफिक के हिसाब से भी आप कहते हो जिसमें कम ट्रैफिक आ रहा है उसको पहले कर लो, जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको बाद में कर लेना, या स्प्लिट कर लेना ट्रैफिक को। अब जैसे होता क्या है ना, आपका सर्वर रनिंग में है, मान के चलो, अपडेट करना है आपको या ऑटोमेटिकली अपडेट कराना है, वो कैसे करेगा, ट्रैफिक को स्प्लिट करके। जिसमें अपडेट हो रहा है उस पर ट्रैफिक रोक देगा, जिसमें अपडेट नहीं हो रहा है उसमें ट्रैफिक को भेज देगा।
ठीक है, तो स्प्लिट कर देगा आपके ट्रैफिक को। इसके थ्रू भी करते हैं, यहाँ परसेंटेज वगैरह लिखा पड़ा है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कॉन्फ़िगरेशन अपडेट्स है, अभी रोलिंग अपडेट जो है ना वो डीएक्टिवेट है। जो रोलिंग बेस्ड टाइम के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से इमिटेबल, ये आपके कॉन्फ़िगरेशंस है। इसको और अच्छे से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर मैं आपको उसको इनेबल करना है ना, तो आपको ये ऑप्शंस देगा, ये कि बैच साइज़ क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, ये सब चीज़ें। बाकी फ़िलहाल मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं चाहता, बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसके अंदर होते हैं। काफ़ी सारा मतलब बहुत एडवांस है ये एक्चुअली में। ये आपको जो डेवलपर का काम को बहुत सिंपल कर देता है। इग्नोर हेल्थ चेक, फॉल्स है। हेल्थ चेक तो चाहिए ही होगा। हेल्थ थ्रेशोल्ड ओके चाहिए हमारे को। कमांड टाइम आउट 600 सेकेंड, 5 मिनट तक का टाइम चाहिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपको क्या चाहिए भाई, मुझे सब सर्वर के बारे में बोलना पड़ेगा कि मुझे क्या सर्वर चाहिए। मेरा जो एप्लीकेशन है भाई, मैंने लोकल में किस में टेस्ट किया है, मैंने किया अपाचे में। तो यहाँ पे इंजीनियर्स क्या करेगा, मैं कहूँगा कि मुझे कुछ और। अच्छा, ये प्रॉक्सी सर्वर का है। प्रॉक्सी सर्वर पे तो आपको इंजीनियर्स डालना चाहिए। ये कंटेनर बन जाएगा आपका, क्योंकि हमने जो रन टाइम लिया है ना वो कंटेनर उसको लिया है, कंटेनर को लिया है। तो कंटेनर क्या होगा, आपको एक इंजीनियर्स का कंटेनर मिलेगा, वहीं से जो आपका है जो एक्ट करेगा एज अ वेब सर्वर इंजीनियर्स, और वहाँ से आपके जो कोड है उसकी तरफ वो ट्रैफिक को भेजेगा, ठीक है। एक्सरे चाहिए। एक्सरे मतलब जो डेवलपर के टूल्स होते हैं, एक्सरे जो है परफॉर्मेंस कैसा है कोड का, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर एसक्यूएल के क्वेरीज चल रहे हैं तो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है वो, कोई मेमोरी लीक तो नहीं है, कोड में कोई चीज़ फंस तो नहीं रहा, वो सब आप एक्सरे से डायग्नोस कर सकते हो। मॉनिटरिंग टूल है ये भी, मान के चलो, बट क्लाउड वॉच की तरह नहीं है। क्लाउड वॉच से और ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें देता है ये। एक एजेंट आप कह लो, प्रोसेस बता दो, प्रोसेस को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो आपके रन टाइम में। S3 के लॉग है, जितने भी लॉग्स है S3 में पहुंचा दो, रोटेट कर दो लॉग को, हर 2 महीने में, 1 महीने में रोटेट कर दो, या ना नहीं करना चाहते तो ठीक है एक्टिवेट ना करो। इंस्टेंस का लॉग स्ट्रीमिंग कर दो क्लाउड वॉच की तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करो। आपके जो भी लॉग्स हैं वेब सर्वर के, आपके जो भी लॉग्स जा रहे हैं ना, जो रिस्पॉन्स कोड है, कोई अगर वेब पेज में एरर आ रहा है उसको क्लाउड वॉच में डाल दो, फिर वहाँ से उसको और फिल्टर करके कुछ अच्छा डैशबोर्ड वगैरह आप बना सकते हो। इन्वायरमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, इसको भी समझेंगे। अभी जो इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी भी कुछ बना नहीं है। इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे मान के चलो कि MySQL का होता है डेटा डायरेक्टरी होता है, MySQL का यूज़र नेम होता है, और भी जैसे हम जैसे इन्वायरमेंट सेट करते हैं ना हमारा विंडोज़ में, लाइनक्स में, ऐसा कुछ आप मान के चलो, उसको भी आप सेट कर सकते हो। आप उसको पासवर्ड आसवर्ड जो भी आपको डालना है। एक और तरीका है AWS कॉन्फ़िग के अंदर भी आप डालते हो पैरामीटर्स के अंदर, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि जो इन्वायरमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और समझते हैं ये क्या चीज़ हमें करके दे रहा है। हमने कहा है इसको कि एक .NET का आप एप्लीकेशन बना के दे दो। एक बार देखते हैं ये कहाँ पे, कहीं पे कुछ एरर तो नहीं आया। ये देखिए इनवैलिड ऑप्शंस स्पेसिफिक नेम स्पेस ऑप्शन नेम एप्लीकेशन इन्वायरमेंट का नहीं है बोल रहा है ये, ठीक है। मैं इससे मुझे चाहिए नहीं ना इसको, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये प्रोसेस कर रहा है। अभी इसने यहाँ पे मैंने खोला तो इसको ये एरर दे रहा था। अब ये कह रहा है रिव्यू कर लो, ठीक है। मैं जो भी समझ आया मैंने ऐसे बना लिया, क्योंकि डेवलपर को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। बाकी ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार अच्छा से इसको समझ आ गया ना तो काफ़ी आप अच्छे से काम कर सकते हो। सबमिट पे एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप का इन्वायरमेंट। अच्छा, ये अभी ये इन्वायरमेंट बना है, एप्लीकेशन तो कहीं और होगा। ये है मेरा एप्लीकेशन और ये इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है दोनों को आइसोलेट करके रखा है। इसलिए करके रखा है जो आपने बिनस्टॉक को कहा कि ऐसा इन्वायरमेंट बना दो, वो उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखा दिया, और जो एप्लीकेशन बेस्ड जो आपका काम था वो उसको अलग कर दिया। यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह जो भी इसके अंदर होगा पूरी हिस्ट्री इसके अंदर आ जाएगा। इन्वायरमेंट और एप्लीकेशन यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग ऑप्शंस दे दिया। यहाँ पे रिसेंट इन्वायरमेंट क्या बनाया मैंने, ये बनाया, तो यहाँ पे ऐसे दिखाते भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो मुझे सब सही लग रहा है। रनिंग वर्जन सपोर्टेड बता रहा है यहाँ पे। माई फर्स्ट ऐप चेंज वर्जन भी कर सकते हो आप चाहो तो। रनिंग वर्जन कौन सा चल रहा है अब यहाँ पे दिखाना चाहिए था। हेल्थ चेक भी हमने कहा था कि हेल्थ चेक कर देना। ये देखिए ओवरऑल हेल्थ का है, देखिए रिक्वेस्ट क्या क्या है।
इन्हांस्ड हेल्थ चेक शायद आई थिंक वो डिसेबल कर रखा था हमने। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है डोमेन, तो यही डोमेन था आई थिंक, ये वाला था, ये चलना चाहिए अगर एप्लीकेशन मेरा चल गया तो। ट्राई अगेन करते हैं, फ़िलहाल तक कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे चलता हुआ। एक बार डोमेन नेम से जाके देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो चल नहीं रहा। रिक्वेस्ट लॉग है यहाँ पे, अच्छा पेंडिंग आ रहा है ना, अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो काम चल रहा है धीरे धीरे। वो क्या कर रहा है बैकएंड में, तो बैकएंड में हमने यही पढ़ा था ना कि ये क्लाउड फॉर्मेशन को यूज़ करेगा और कुछ बनाएगा। अब क्या क्या बनाएगा वो देखते हैं, क्या क्या चेंजेस करता है पूरे सिस्टम्स में। ये अभी भी वो हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या इसके पीछे क्या आपके देखो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोल रहा है, EC2 बोल रहा है, VPC बोल रहा है। तो एक्चुअल में क्या करता है ना, क्लाउड फॉर्मेशन जो आपका एग्जिस्टिंग सेटिंग्स वगैरह है उसी को यूज़ करता है। बस क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू वो ना आपके जो सर्वर्स वगैरह है, ऑटोमेशन आपको चाहिए, डेटाबेस चाहिए, वो सब चीज़ें आपको करके दे देता है। बाकी इसके बैकएंड में यही होता है कि आपको EC2 में ही आपको मिल जाएंगे आपके इंस्टेंसेस। इसके चलने के पीछे जो है EC2 इंस्टेंसेस है, लोड बैलेंसर्स हैं, आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स है, वो ऑलरेडी वो बनेगा। वो हम पहले जो बनाते थे, मैनुअल बनाते थे, ये ऑटोमेटिक वे से बनेगा। हमने बस उसको बता दिया कि आप ऐसे ऐसे कर लो, एक बार में सब बता दिया और हमने सबमिट कर दिया। ये सब चीज़ बनाने में अब लग गया है वो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या चेंजेस कर रहा है ना, तो आपको समझ आएगा। अगर मैं EC2 में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं गया इंस्टेंसेस पे, तो फ़िलहाल मुझे कोई इंस्टेंस रनिंग नहीं बता रहा। माइट भी हो सकता है कि वो ECS पे बना दिया हो, रनिंग में कुछ नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पे इंस्टेंस तो बनाना चाहिए। अब मैंने चूज़ किया था जो रन टाइम, वो था आई थिंक जो बूट करने का जो था OS, वो कंटेनर मैंने चूज़ किया था। तो EC कंटेनर था ना, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज, ECS ऐसा कुछ था। क्या इसमें तो नहीं बना रहा है ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो बना कहाँ पे रहा है। अगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप की बात कर रहा है वो, तो EC2 में बनाना चाहिए था उसको। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, क्लस्टर्स वगैरह कुछ भी चीज़ है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वो बना रहा होगा, EC2 के अंदर बना रहा होगा। या देखेंगे इसके पीछे कहाँ पे वो क्या क्या काम कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा। अभी तक से तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग के अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा। बाकी इससे उम्मीद यही है कि वो बनाए। अब कितना टाइम लेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ही आपको दिखा देना चाहिए था माई फर्स्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पे रनिंग वर्जन सपोर्टेड बोल रहा है। यहाँ पे माई फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जाते हैं, भाई एप्लीकेशन देखते हैं। ये भी हेल्थ जो है अननोन बता रहा है। ये डोमेन का नेम है, रनिंग वर्जन है, काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। अभी एप्लीकेशन का वर्जन है, जो भी आप एप्लीकेशन डालोगे ना उसका वर्जन यहाँ पे दिखाएगा। आई थिंक अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसको यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। अब ऊपर में यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है, ये वाला एप्लीकेशन है। इसके अंदर और जाएंगे तो और डिटेल मिलेगा। ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है, ये वाला इन्वायरमेंट का को यूज़ कर रहा है। ये बोल रहा है टर्मिनेटेड, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये देखिए ये एरर आ गया ना, फेल टू लॉन्च इन्वायरमेंट, द इंस्टेंस प्रोफाइल वॉज एसोसिएटेड विद द इन्वायरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यही कह रहा है कि जो इंस्टेंस का प्रोफाइल जो ये अब बना रखा है ना इलास्टिक बिनस्टॉक वाला, ये नहीं चल रहा। तो ऐसे एरर्स आते हैं, बस को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये जो हमने EC2 का जो रोल कहा था कि खुद क्रिएट कर लेना, उसने नहीं क्रिएट किया, या क्रिएट किया भी तो वो ढंग से नहीं चल पाया। अब ये मुझे सेटिंग कहाँ पे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पे तो होगा इसका सेटिंग ना, वो देखना पड़ेगा। डिलीटिंग SNS टॉपिक फॉर, अब देखो ये अपने आप बहुत सारी चीज़ कॉन्फ़िगर कर रहा है और वहाँ पे आपको बता भी रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम्स को आप ठीक करो और आपका एप्लीकेशन चलने लग जाएगा। बाकी थोड़ा वेट करते हैं। ये कह रहा है कि लॉन्चिंग योर एनवायरनमेंट, कई बार रिट्राई भी करता है वो, क्या पहले कुछ बना दिया, डिपेंडेंसी किसी पहले वाले एक्शन पे था तो इसलिए वो बना नहीं पाया, थोड़ा टाइम लिया, बाद में उसको वो चीज़ मिल गया, फिर चला देगा वो। ठीक है, बाकी कोई भी एरर होता है, आप जिस चीज़ का एरर है आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे ही कह रहा है कि इंस्टेंस प्रोफाइल जो है वो उसको एसोसिएट नहीं कर पा रहा है एनवायरनमेंट से, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ और उसको ठीक करो, या आप मैनुअली बना लो, उसके बाद इसको यूज़ करो तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है। एनवायरनमेंट का ID ये बता रहा है कुछ, हेल्थ अभी अननोन बता रहा है। थोड़ा हम वेट करेंगे, देखेंगे कि ये जब तक से ये चल रहा है कंप्लीट, जब तक से होता नहीं तब तक से हम कोई कंक्लूज़न निकाल नहीं सकते। कंक्लूज़न के लिए हमें यही चाहिए
कि एग्जैक्टली हमें पता हो कि ये सब चीज़ परफेक्टली चल गया है, चलने के बाद कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर है तो आप वो गलती को कॉन्फ़िगरेशन में जाके सुधार सकते हो और उसके बाद इसको ठीक कर सकते हो। मैं थोड़ा वेट करूँगा, वेट करने के बाद इसको समझेंगे कि ये क्या इसमें इशूज़ हैं और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो Beanstalk का पहला जो एप्लीकेशन जो था वो हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया। यहाँ पे कुछ देखते हैं और समझते हैं। ये जो है अभी ये कह रहा है इन्वायरमेंट सक्सेसफुली लॉन्च्ड। तो देखो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन जिसको कि हमें मैनेज करना होता है, एक होता है इन्वायरमेंट जो कि AWS खुद मैनेज करता है, बट उनको बताना पड़ता है कि हमें किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए, कौन सा लैंग्वेज पे हम काम करने वाले हैं या कौन सा लैंग्वेज जो है वो हमारे एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। देखो Beanstalk है तो सिंपल, बट इसको देखो इसके लिए भी आपको समझ की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी तरीके से आप चाहो ना तो समझ की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक बेसिक यूज़र है वो Beanstalk को बहुत अच्छे से चला लेगा या उस पर काम कर पाएगा। हाँ, एक जो डिफ़ॉल्ट में आता है उसके हिसाब से आप बिना समझ के जैसा भी जो भी कोड है उसके हिसाब से आप डाल देते हो तो हाँ चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कई बार ये ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब इसको आप कस्टमाइज़ करते हो। तो इसके लिए भी एक डीप नॉलेज आपको ज़रूरत है। मोस्टली आपको IAM रोल्स, जो EC2 के प्रोफाइल्स हैं, परमिशंस हैं कि परमिशंस कैसे काम करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आप मॉनिटरिंग के अंदर कैसे काम करते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे भी इवेंट्स में तो मुझे यही बता रहा है कि इसने क्या क्या काम किया अभी यहाँ पे, ठीक है, ये बार बार रिफ्रेश भी कर रहा है। और ये जो हेल्थ है मेरा ग्रीन दिखना चाहिए। कैसे होगा अगर मान के चलो कोई सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप अगर मैंने Beanstalk के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप ढंग से नहीं दिया है मैंने, तो जब वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा तो हेल्थ स्टेटस आएगा नहीं उसका, तो वैसे में ये ग्रे दिखाएगा या उसको अननोन दिखाएगा। तो ऐसे कई सारे एरर्स आपको आते रहेंगे। हेल्थ में आप चेक कर सकते हैं, ये पूरे आपके एप्लीकेशन का है। मैंने इन्हांस जो था वो डिसेबल कर रखा था, बाकी इन्हांस करेंगे ना तो ये जितने भी रिक्वेस्ट है ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। लॉग्स के अंदर आप देख सकते हैं, अब जो एप्लीकेशन के अंदर जो भी हम काम करेंगे, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे या कुछ भी होगा उस इन्वायरमेंट के अंदर, उसके लॉग्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। साथ के साथ जैसे अब होता है ना कि अब हम मैनुअली वे में जाते हैं तो EC2 क्रिएट करो, डेटाबेस क्रिएट करो, फिर उसके लिए मॉनिटरिंग भी लगाओ, तो ये सब चीज़ ना ये ऑटोमेट कर देता है। मतलब एक वन गो में ये पूरा का पूरा काम करके दे देता है, ठीक है। अलार्म्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन है उसको अलार्म्स चाहते हैं कि आपको अलार्म्स के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। मैच अपडेट था यहाँ पे, अगर कोई भी नया अपडेट आता है इन्वायरमेंट का या किसी चीज़ का तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको हमने डिस्कस किया था। बाकी यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे चल गया है और इसको मैंने एज अ सैम्पल ऐप मैंने इसको चलाया है, ठीक है। मैं अगर इन्वायरमेंट के अंदर जाता हूँ ना तो ये मुझे ग्रीन दे रहा है और ये मेरा डोमेन जो इससे मेरा एप्लीकेशन एक्सेस होना चाहिए। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा एक, ये कह लो आप सैम्पल एप्लीकेशन है ये, ठीक है, सैम्पल है जो कि AWS के अंदर ऑलरेडी कई सारे कोड पड़े होते हैं, तो उसको सिर्फ दिखाने के लिए आप कह सकते हो कि सीखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से एक आपको एग्जांपल बता रहा है कि ये किस तरीके से चलेगा। इसके और भी बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका एक ही यही काम है या इस तरीके से कर सकता है ये। अभी आपको क्या करना होगा ना, जैसे अभी आपका एप्लीकेशन चल गया, आपने चलो ठीक है टेस्ट कर लिया कि चलो ठीक है भाई मेरा पाइथन का एक एप्लीकेशन चल गया। अब आप क्या करोगे, फ्लास्क में या आपका किसी और पाइथन के फ्रेमवर्क में कुछ एप्लीकेशन बना है तो आपने ये जान लिया कि ये इन्वायरमेंट इस तरीके से बना है, इस तरीके से चल रहा है। आप अब क्या करोगे, अब अपने जो ओरिजिनल कोड है ना वो भी आप यहाँ पे अपलोड एंड डिप्लॉय के थ्रू यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी कोड होगा उसको आप यहाँ पे एज अ जिप फॉर्मेट यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। वर्जन लेवल आप अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, आप आगे बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको डिप्लॉय पे आप क्लिक करेंगे तो डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हो ना, एप्लीकेशन को बार बार, मतलब जो जैसे आप लोकल आप डेवलपमेंट करते जाओ और वहाँ से कोड उठा के, सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप S3 बकेट में रखो, वहाँ पे रखोगे तो वर्जनिंग भी रहेगा। अब जितने भी कोड्स हैं हमारे ये कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो S3 बकेट में ही होगा। अब अगर मैं यहीं पे मैं सर्च करूँ एक बार समझूँ कि क्या ये कैसे काम करता है, मतलब ये कई सारे जो सर्विसेज हैं ना उसको मिला के ये एक अच्छा आपको ऑटोमेशन देता है। ग्राफिकल ऑटोमेशन कह लें, इसके लिए आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके थ्रू ग्राफिकल आपको जो पूछते जा रहा है वो बताते जा रहा है, वो आपको बस बताते जाना है और वैसे वैसे
अगर आप उसको सही मिलता है सब कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको एक अच्छा एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दे देगा। बाकी जैसे कस्टमाइज VPCs होते हैं, कस्टमाइज सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बीच में, तो आपको समझने की ज़रूरत होगी। मतलब एक एक, जैसे खासकर जो हाईली अवेलेबल, जब हम इसको HA बेस करते हैं ना, जिसमें ऑटो स्केलिंग भी होता है, आपका लोड बैलेंसर भी होता है, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होता है अगर बिल्कुल कस्टमाइज़ करें तो पहले आप स्टार्टिंग में क्या करो ना, एक छोटा सा पहले ऐसे बना के देखो, फिर इसको धीरे धीरे उसको कस्टमाइज़ करना सीखो, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आता है। इसके अंदर बहुत सारे आपको एरर्स भी आएंगे, ऐसा नहीं कि एरर्स नहीं आएगा। फिलहाल तो भी देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर्स आते हैं। अगर मोस्टली आप जब HA में जाते हो तो एरर्स आते हैं। जैसे मैंने EC2 रोल की बात करी, तो EC2 का रोल अभी क्या है, यहाँ पे ऊपर में मुझे उस टाइम पे कुछ दिखा रहा था कि जो आजकल लॉन्च टेम्पलेट है वो चलता है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चलता नहीं है। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अपडेट वगैरह नए चीज़ आते रहते हैं, उसकी वजह से वो क्या करता है, उसमें यह है कि जैसे कि अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ, जैसे मैंने कंटेनर पे लॉन्च किया है मैंने, या इसको मैंने अगर EC2 पे लॉन्च किया है, तो अब आपको ये समझना है कि जो मैं इलास्टिक बिन स्टॉक है, मैं इसको कह रहा हूँ कि एक रोल बना लो, या EC2 का प्रोफाइल है वो आप उसको यूज़ करो। तो उस प्रोफाइल को आप ये देखो ना कि जो कंटेनर बनाने का परमिशन भी तो होना चाहिए, मतलब उस रोल को, वो रोल पे इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक पूरा का पूरा EC2 का इंस्टेंस बना ले, ऑटो स्केलिंग ग्रुप वगैरह सब चीज़ बना ले। तो आपको ये समझना होगा कि रोल्स भी बहुत ज़रूरी है, EC2 के प्रोफाइल्स बहुत ज़रूरी है, वो आपको समझना है कैसे वो काम करता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपलोड तो हो गया, बाकी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल HTML का फाइल था। ठीक है, जैसे मैंने इसको डाला, देखिए वो PHP का एनवायरनमेंट था, मैंने HTML का डाला तो क्या हो गया, वो ख़राब हो गया, चला ही नहीं। ये देखिए कि वो HTML था ना। अभी जो मुझे क्या, मैंने जो अभी यहाँ पे जो अपलोड किया, जो नया वाला कोड अपलोड किया, वो यही कह रहा है ना, ये पाइथन का एनवायरनमेंट था और मैंने क्या कर दिया, मैंने HTML प्लेन HTML डाल दिया मैंने। तो क्या इसमें और हम प्ले कर सकते हैं, कुछ छेड़ सकते हैं इसके अंदर? फिलहाल देखो ये हमने पाइथन का ही किया था। हाँ, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, उसको इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, या PHP का बना लेंगे, PHP का भी अगर एनवायरनमेंट बनाएंगे ना, तो प्लेन HTML को भी वो आराम से चला सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपका कोड किस एनवायरनमेंट के हिसाब से चलेगा। अभी मैंने इसको प्लेन HTML डाला, देखिए बैड गेटवे आ गया, चलना बंद हो गया। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपके आते रहेंगे। इसको थोड़ा हम और आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमने ऐसा कुछ किया है। अब जैसे इसको डिलीट करना है, डिलीट करने का तरीका क्या है, ये दो मतलब ये मेनली एप्लीकेशंस और इन्वायरमेंट के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट पे अगर मैं जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि चलो ठीक है, ये वाला जो है मेरा, ये ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। एक्शंस पे गया, मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट एनवायरनमेंट कर सकता हूँ, रीबिल्ड कर सकता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ आपके एप्लीकेशन सर्वर्स को, क्लोन कर सकता हूँ। अगर ये आपका अच्छा चल गया, आप चाहते हो कि इसको डेवलपमेंट बना के बाद आप प्रोडक्शन बनाना चाहते हो, तो अब इसी को आप क्लोन करके प्रोडक्शन वाला ही बना लो, प्रोडक्शन पे फिर वो अच्छा चलेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहते हो, लोड करना चाहते हो किसी और कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहाँ पे आपके सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन पहले से पड़े रहेंगे बहुत सारे, उसमें से जोन सा भी आपको, जो आपका बेस्ट जो चलता हुआ इन्वायरमेंट है, आप उसको, उसके कॉन्फ़िगरेशन को लोड करके फिर से चला सकते हो उसको। मतलब जो गलती हो गई, मान के चलो कि आपका कुछ एप्लीकेशन में आपने कुछ या कॉन्फ़िगरेशन में कुछ आपने छेड़ दिया, लेकिन आपके पास जो लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन था, कहने का मतलब है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर रखा था वो इसके अंदर आ जाएगा, और फिर आप उसी को यूज़ करके ना फिर से उसको वापस मतलब वापस उसको ला सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें भी हैं, बस ये कि आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा HA में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लोगों को पहले ये समझना होता है ना कि HA चलता कैसे है। अब जैसे हमने हमारे पहले के वीडियोस में हमने एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया था, तो हमने एक AMI खुद का गोल्डन इमेज बनाया था, जिसमें ने जो EFS का फाइल सिस्टम को माउंट किया था थ्रू NFS। तो वैसा कुछ करना है तो वैसा भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मैनुअल अप्रोच है। बाकी वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने एक AMI दिया था, तो AMI जो अमेज़ॉन दे रहा है उसको ना यूज़ करके आप गोल्डन इमेज यूज़ कर लो, अपना वाला AMI यूज़ कर लो, जिसमें ऑलरेडी पहले से कुछ चीज़ कन्फिगर्ड हो। ठीक है, तो ये तरीके से करने के। बाकी अगर मुझे इसको डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको बस चेक करना है और यहाँ पे डिलीट एप्लीकेशन पे बस मुझे क्लिक करना होगा। एक बार ये जो है मेरा, ये मैं डाल दूँगा,
इसको डिलीट कर दूंगा। अब डिलीट करते ही क्या होगा, ये देखो सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन डिलीट होगा, इस बीइंग डिलीटेड बोल रहा है, ठीक है। ये डिलीट होते ही आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी डिलीट हो जाएगा। और एक यहाँ पे एक और भी अच्छा ऑप्शन होता है, वो होता है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। जैसे आपके दो इन्वायरमेंट हैं, दो एप्लीकेशन है, अलग अलग इन्वायरमेंट में दोनों चल रहे हैं। आप क्या करते हो, दो अलग अलग इन्वायरमेंट बना रखे हैं, इसमें दो आपके सेम एप्लीकेशंस चल रहे हैं। आप क्या करते हो ना, ब्लू ग्रीन, तो एक जो इन्वायरमेंट है वो आपके प्रोडक्शन में चलेगा, एक जो है आपका डेवलपमेंट है। जो डेवलपमेंट है उसमें आप काम करते जाओ, जैसे इसको स्वैप करोगे ना तो आपका जो मतलब स्वैप करने का मतलब है, जैसे आपको लग गया कि जो आपका एग्जिस्टिंग जो डेवलपमेंट वाला इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मतलब क्लोन होता है, बिल्कुल एक जैसी होता है दोनों, बस जो आप चेंजेस जो करते हो ना वो आपका एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो जाएगा। या दो इन्वायरमेंट को आप दोनों को डेवलपमेंट बोल के चलो या दोनों को प्रोडक्शन बोल के चलो, होगा यही कि जो आपका दूसरा इन्वायरमेंट है उस पर एक तो जो इन्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन में रहेगा, उस पर आपके क्लाइंट हिट करेंगे, उस पर उसको यूज़ करेंगे। दूसरा जो होगा वो आप डेवलपर अपने डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें आप जो भी नया चेंजेस करना चाहते हो उसको करो। जैसे आपको लगा कि आपका सब चीज़ परफेक्टली हो गया, उसको स्वैप कर दो, तो आपका जो प्रोडक्शन है, जो मतलब पहले जो प्रोडक्शन चल रहा था वो वहाँ से हट के जो दूसरा वाला जो डेवलपर वाला था वो आपका प्रोडक्शन बन जाएगा, मतलब स्वैप हो जाएगा एक दूसरे से। तो जो भी नए चेंजेस है ना उसको आप प्रोडक्शन में अप्लाई कर सकते हो। तो इसी को हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि देखो डेवलपर्स होते हैं ना इसी तरीके से काम करते हैं। एक तो वो होता है कि जो स्टेज बाय स्टेज पाइपलाइंस में चलते हैं कि पहले डेव एनवायरनमेंट होगा, डेव एनवायरनमेंट पे जाएगा, उसके बाद वो टेस्ट पे जाएगा, टेस्ट पे जाने के बाद प्री प्रॉड में जाएगा, वहाँ पे क्लाइंट टेस्ट करेगा, उसके बाद उसको किया जाए। अगर आप छोटा सा इसको लेके चलेंगे ना, जैसे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट की बात करें तो वो इलास्टिक बिन स्टॉक जो है बहुत अच्छे तरीके से देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लैम्डा के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूट हमने ऑलमोस्ट EC2 अच्छे से जान लिया है, रोल्स वगैरह जाना हमने, EC2 के प्रोफाइल को समझा है, बिन स्टॉक को भी अच्छे से देखा कि कैसे ये ग्राफिकल वे आपको देता है ऑटोमेट करने के लिए आपके जितने भी इन्वायरमेंट है या टास्क हैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू। RDS डेटाबेसेस हैं उसको हम कैसे ठीक से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला वीडियो देखो हम जैसे कंप्यूट पे चल रहे हैं तो अभी लैम्डा बाकी है, कंप्यूट के लिए कंटेनर्स पूरे बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लैम्डा देखेंगे, लैम्डा के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आगे हमारे जो लैम्डा जो होगा वो थोड़ा सा और टेक्निकल है, उसमें तो आपको सिर्फ आपके कोड को ही मेंटेन करना है, कुछ अलग ही तरीका है वो भी करने का, उसको भी समझेंगे। फंक्शन एज ए सर्विस कहते हैं उसको, तो वो उस पर हम कैसे काम करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।